नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम जो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2024 को हुआ था, उसके साइंस के 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और इस एग्ज़ाम में थोड़े पैटर्न का बदलाव हुआ है, इसको देख कर जाइए, जो एसएससी सीजीएल के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें से लड़ने की संभावना है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पहला पूरकता का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत, तीसरा का डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रकृति, चौथा रूपांतरण का सिद्धांत। तो इसका पहला आंसर सही है। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है और इसको वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। बताया है कि डीएनए के संदर्भ में पूरकता का सिद्धांत का अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि एमआरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए टेम्पलेट के पूरक होते हैं। इसका मतलब यह है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन जो दिया है इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जोहान्स निकोलस ब्रास्टेड और थॉमस मार्टिन लौरी ने अम्ल व क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था। इसका करेक्ट आंसर है 1923 में दिया था। यह सिद्धांत क्या था, डिस्क्रिप्शन में देखिए। यह सिद्धांत था कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ प्रोटॉन दान करता है और क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। यानी यह एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलते हैं, जो अम्ल से एक प्रोटॉन हटाकर क्षार को मिल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रोटॉन स्थानांतरण कहते हैं। जब जैसे एग्जाम्पल है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पानी में घुलता है तो एक प्रोटॉन हटकर पानी के अणु में जुड़ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन डेट वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको थोड़ा देख कर जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था। तो 1827 में किया था। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, जिससे पौधे और शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। दूसरा है कि यह पर्यावरण की बहाली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है। तीसरा है कि यह तब होता है जब पानी में बहुत कम नाइट्रोजन मौजूद होता है और जिससे पौधे और शैवाल की वृद्धि कम हो जाती है। यह तब होता है। फोर्थ है कि यह तब होता है जब अधिक कार्बन समृद्ध करता है, पानी को समृद्ध करता है, जिससे बैक्टीरिया का अत्यधिक विकास होता है और पौधे की बढ़त कम होती है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, कि यूट्रोफिकेशन तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करते हैं, जिससे पौधे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है कि
घुलनशील ठोस के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर किस फिर तापमान को धीरे धीरे गर्म करके उसे पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसकी विधि कहलाती है, पहला ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, दूसरा प्रभाजी क्रिस्टलन, तीसरा है एजोट्रोपिक आसवन, तीसरा उद्दीपातन। तो इसका ऑप्शन सही है 2 नंबर, 2 सही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रभाजी आसवन के बारे में बताया गया। प्रभाजी आसवन ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग क्वथनांक में अंतर और वाले द्रव मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है, और इसे मिश्रण गर्म किया जाता है और कम उबलने वाले तापमान वाला घटक पहले वाष्पित होता है और एक अलग कंटेनर में एकत्रित होता है। इसका सबसे एग्जाम्पल उदाहरण है कच्चे तेल से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोलियम, डीजल आदि को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलन विधि में क्या होता है कि यह ठोस पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की तकनीकी है। इसका उदाहरण समझ जाइएगा कि जैसे नमक और रेत के मिश्रण को अलग किया जाता है प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? वर्टिब्रेटा, इकाइनोडोर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसका ऑप्शन सही है फर्स्ट, वर्टिब्रेटा। दोस्तों इसके बारे में हमने लिखने का प्रयास किया है और इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा। वर्टिब्रेटा के बारे में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1913 में एक्सरे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? आर. मिलिकॉन्स, हेनरी मोसले, AEB, डे चार्कोटुइज, दामित्री मेदवेदेव। तो इसका ऑप्शन है 2 है, सेकंड वाला सही है, हेनरी मोसले। इसमें सबसे पहले 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था और डायबोनर ने त्रिक 1817 में रसायनज्ञ 3 तत्वों का त्रिक मॉडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर है, मेंडल ने किसके आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था? ए सेल्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, जीन। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ नंबर है कि पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, द्रव प्रवणता कहलाता है, द्रव संकुचन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही है, 1 नंबर सही है, बिंदु स्राव कहलाता है। इसके बारे में बता दें आपको, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि बिंदु स्राव क्या होता है। इसमें पौधे अपनी पत्तियां के किनारों पर जल छोटी छोटी बूंदें छोड़ते हैं। यह आमतौर पर रात में होता है जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है, यह बिंदु स्राव कहलाता है। स्थानांतरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का उत्पादन स्थल से पौधे के अन्य भागों में ले जाया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, यह स्थानांतरण कहलाता है। तीसरा है
तीसरा है द्रव प्रवणता, यह दबाव में अंतर को दर्शाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरल पदार्थ प्रेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण कौन सा है? सिरका, कांसा, पीतल, आयोडीन टिंचर। तो आयोडीन टिंचर जो है द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। आयोडीन टिंचर एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। इसमें अक्सर छोटे छोटे घावों को साफ करने तथा कीटाणुओं को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इथेनॉल और पानी के मिश्रण में आयोडीन मिक्स से बना होता है। ब्रांस क्या होता है? ब्रांस में इसमें 90% 80 से 90% तांबा होता है और 10 से 12% टीन होता है। वही पीतल ब्रास में होता है, लगभग तांबा 70 से 80% होता है और जस्ता 30 से 40% होता है। इसमें पूछा जाता है और इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। इस लिस्ट को एक बार फिर से अध्ययन कर लीजिएगा कि जैसे परिक्षिप्त प्रवस्था, द्रव और गैस, एरोसॉल है तो कोहरा बादल इसके उदाहरण होते हैं, कोहरा बादल इसके उदाहरण होते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी कोशिकाओं गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? पेशी कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? पहला क्वेश्चन है कोशिकाओं का रक्त प्रवाह गति में मदद करना। भीतर वाहिकाओं की लाइनिंग गति में मदद करती है। कोशिका परत की मोटाई गति में मदद करती है। तीसरा 4th नंबर है, इस कोशिकाओं में संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति करती है। तो 4 नंबर इसका आंसर सही है। 12 क्वेश्चन है कि n फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में कितना गुना क्षेत्र बड़ा उत्पन्न करती है? तो n गुना दोस्त क्षेत्र उत्पन्न करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल के दौरान लिंग बदल लेता है? ये घेंगा है। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने खोज के दिया है कि और जानवर हैं जो कौन कौन लिंग बदल लेते हैं। अन्य में जैसे क्लाउस फिश, हाफ किस, बी सॉस जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि एरिक ए कार्नेल तथा बेल्फागेल कार्नेल और कार्ल ई वीमन्स के क्षार परमाणुओं के तनु गैसों में बोस-आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार बोस-आइंस्टीन किस वर्ष दिया गया था? तो इनको दिया गया था 2001 में दोस्तों। इसको क्वेश्चन को इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत हुआ है लिखने के लिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 2 है। आंसर 2 सही है कि टोपोजाइमेरेज डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, साइंस का पैटर्न बदला हुआ है और साइंस में क्वेश्चन डेट वाले पूछे जा रहे हैं दोस्त। इसको एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम जो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 9 सितंबर से,
इसमें से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा संभावना है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और डेट वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हैंस क्रिश्चियन अरेस्ट ने किस वर्ष यह खोज की कि द्विसूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर द्विसूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन 1820 सही है, फर्स्ट वाला सही है इसका ऑप्शन 1820 क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है जिसके लिए वर्चुअली रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है। स्वाद, दृष्टि, गंध, स्पर्श। तो दृष्टि वर्चुअली रियलिटी डिस्प्ले कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है कि अर्ध संरक्षित डीएनए प्रकृति से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए डीएनए पर निर्भर रहता है। दूसरा है कि प्रतिकृति के पूर्ण होने पर प्रत्येक डीएनए अणु में 2 पैतृक और 2 नव संश्लेषण सूत्र होते हैं। तीसरा है कि प्रकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए में 1 पैतृक और 1 नव संश्लेषित खोज होते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर सी सही है, तीसरा सही है कि प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में 1 पैतृक और 1 नव संश्लेषण सूत्र ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीकी किसने विकसित की थी। तो रॉबर्ट कोच ने, हेनरी बेनेट ल्यूवेनहॉक ने, लुईस पाश्चर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो लुईस पाश्चर ने अधिक तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को रखने की तकनीकी विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हेनरी बेकरल ने 1933 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नैदानिक रेडियोधर्मिता, स्वस्फूर्ति रेडियोधर्मिता तत्व और रेडियम उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वस्फूर्ति रेडियोधर्मिता। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह खोज की थी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। गुलामी मार्कोनी, आंद्रे मैरी एम्पियर्स, माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल। तो इसमें जानते हैं कि धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होती है। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था। इसका ये भी ट्रिक है याद करने का। इसका डेट देख लीजिए 1820 में सीजीएल में पूछा जा सकता है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकी के अनुसार सही क्रम, टैक्सोनॉमी का सही क्रम बताना है कि पहला क्या होता है। तो पहला संघ होता है, संघ के बाद वर्ग होता है, वर्ग गण होता है, कुल होता है, वंश होता है, प्रजाति होती है। इसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिखवा दिया है, इस प्रकार देख लीजिए कि किंगडम, पहला टैक्सोनॉमी का पहला जो है किंगडम होता है, उससे नीचे क्लास होता है, आर्डर होता है, फैमिली होता है, जीन्स होता है, स्पीसीज होता है, जाति होता है। नोट कर लीजिए दोस्तों कि वर्गीकीय टैक्सोनॉमी का आधारभूत इकाई क्या होते हैं, स्पीसीज, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में
उनके योगदान के लिए 1970 में किसे सम्मानित किया गया था? शारीरिक क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, भौतिकी नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्नेस्ट बोरलॉग को। और अर्नेस्ट बोरलॉग को भी 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गैस में परिक्षेपित द्रव छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? फोम, एरोसॉल्स, जेल, वाष्प। तो इसका आंसर सही है एरोसॉल्स। देखिए, इससे अब तक 2 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं CHSL में, और इसका हमने नीचे लगा दिया है, उसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि गैस द्रव गैस में प्रकार में एरोसॉल बनते हैं, जो कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस एरोसॉल में धुआं, वाहन का निथार। शेविंग क्रीम, फोम बनता है द्रव गैस और द्रव में, उसका उदाहरण है फोम। शेविंग क्रीम उदाहरण है। जैसे द्रव और ठोस रहेगा, प्रक्षेप माध्यम ठोस रहेगा तो ये प्रकार जेल बनेगा, इसमें जेली, पनीर, मक्खन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से अकशेरुकी के संबंध में गलत स्टेटमेंट कौन है? पहला दिया है कि यह उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है। दूसरा है कि एक खुली परिसंचरण प्रणाली है क्योंकि वितरण में कोई रचना नहीं होती। तीसरा है उनमें ठोस तंत्रिका रज्जुओं की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है, खंडित रूप में व्यवस्थित गैलिया को प्रभावित करते। तीसरा है कि रेडियल और द्विपक्षीय शरीर की एकरूपता होती है। तो इसमें फर्स्ट वाला गलत है, एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, गलत है, बाकी सही है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर क्या हो जाएगी? एमीटर की रीडिंग घटकर 1/2 हो जाएगी, आधा हो जाएगी। इसका फार्मूला है V=IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभोजक एपिकल मेरिस्टम का एक भाग है? अच्छी कली, विभेदक, संवहनी ऊतक, लीफ फीमोडर्मिया, अधितत्व। तो इसका आंसर अधितत्व, 4 वाला ऑप्शन सही है। एक सीम पोर्ट में होता है, क्या होता है? पहला, दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। दूसरा है कि एक अणु अन्य अणुओं को स्वतंत्र एक झिल्ली को पार करता है। दोनों अणु झिल्ली को विपरीत दिशा में पार करते हैं। एक अणु अन्य अणुओं को अनुसार झिल्ली को पार करता है। तो इसका एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करता है। सीम पोर्ट क्या होता है कि सीम पोर्ट में एक प्रकार का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो झिल्ली के पार दो अणुओं को एक ही दिशा में एक साथ परिवहन करता है। आमतौर पर सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन की दौरान यह देखा जाता है। हार्स पावर शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्स पावर शब्द द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? पहला है कि एमिडो एवोगाड्रो, जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स वाट। तो इसको जेम्स वाट ने किया था हार्स पावर को। एक हार्स पावर में कितना के बराबर वाट होता है? तो एक हार्स पावर बराबर होता है 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड या 745.7 वाट, लगभग 746 वाट हम लोग कह देते हैं, याद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक लौकी या गैर उग्मक जीनों के बीच अंतःक्रिया की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइप्स अभिक्रिया को छुपाता है क्या कहलाता है? एपिटाइसिस कहलाता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लिखवा दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कॉस्मोट्रॉन, कोपेट्रॉन, क्यूटोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि मेंडल के किस नियम के अनुसार द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए आच्छादित रूप से चयनित युग्मनित स्थानांतरित करता है जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता के से एक युग्म विकल्पी को प्राप्त कर सके? युग्मनिति का नियम है स्वतंत्र का नियम है, प्रभुत्व का नियम है, पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम है, 4 ऑप्शन सही है इसका। ये दिया है, इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा दोस्त। 33 नंबर है कि 1960 में लंबाई माप की परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन 88, क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 90, क्रिप्टॉन 83। तो क्रिप्टॉन 86 का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन 86 का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया गया है कि समय जो है सेल्सियस 133 उपयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। द्रव्यमान में कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर में केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण करती है? पहला रिडक्शन, अपचयन, कीटो का परिवर्धन, ग्लूकोज का एसिटिलीकरण, ऑक्सीकरण। तो इसमें ग्लूकोज का एसिटिलीकरण है, 3rd इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेप का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट वाला राइट वन। नेक्स्ट है अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड लवण, हाइड्रोजन गैस लवण और जल, कार्बन डाइऑक्साइड लवण जल, तक हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होता है। सैंतीस नंबर है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास कितनी होती है? रेंज कितनी होती है? रेंज तो इसका 0.4 नैनोमीटर 4 से 0.7 यानी सेकंड, इसका ऑप्शन सही है। हमने इसका करेक्ट लिखवा दिया है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 0.4 से 0.7 नैनोमीटर्स के बीच होती है, जो मानव आँख देख सकता है। नोट कर लीजिए कि तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा वाली किरणें होगी। विभिन्न तरंगों का हमने तरंग परास देखे। रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य 10 के पावर 3 मीटर से अधिक होती है। सूक्ष्म तरंगों की 1 मीटर से 1.1 mm होती है। अवरक्त किरणों की 1 mm से 700 नैनोमीटर्स होती है। दृश्य प्रकाश की 700 से 400 नैनोमीटर्स होती है। पराबैंगनी की 400 से 10 नैनोमीटर्स होती है। एक्सरेज की 10 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर्स होती है। गामा किरणें की 0.01 से कम होती हैं।